हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका भाग 2 में से लिए गए पाठ साना साना हाथ जोड़ी के, जिसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है। साना साना हाथ जोड़ी के यह एक यात्रा वृतांत है और इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की हिमालय की यात्रा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत में एक विशेष बात बताई है कि वह सामाजिक दायित्व के प्रति काफ़ी सजग है और मेहनती लोगों के प्रति उसके मन में सम्मान है। साना साना हाथ जोड़ी के अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि जब वह गंगटोक की यात्रा पर गई तो रात के समय जब उसने बाहर दृश्य देखा तो रोशनी में नहाया हुआ शहर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने तारों से भरा हुआ आसमान उलट दिया हो। चारों तरफ टिमटिमाहट थी। गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, जिसका सब कुछ सुंदर था। लेखिका को वहाँ सुबह शाम रात हर समय बहुत ही सुंदरता दिखाई दी। तो लेखिका ने एक प्रार्थना जो वहाँ की नेपाली युवती से सीखी थी, साना साना हाथ जोड़ी के अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो लेखिका बहुत ही उस दृश्य को देखकर सम्मोहित हो रही थी। अगली सुबह लेखिका को यूमथांग के लिए निकलना था और जैसे ही सुबह हुई तो लेखिका सुबह के नज़ारे को देखना चाहती थी और वह आँख खुलते ही अपने कमरे की बालकनी की तरफ भागी। तो लोगों ने उसे बताया था कि अगर मौसम साफ़ हो तो बालकनी से जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो दिखाई देती है। आसमान बादलों से ढका था लेकिन कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन लेखिका को सुंदर सुंदर रंग बिरंगे इतने फूल दिखाई पड़े, उसको लगा कि जैसे वह किसी फूलों के बाग में आ गई हो। यूमथांग की यात्रा के लिए उसे गंगटोक से निकलना था। यूमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके साथ जो उसका ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे था, उसने बताया कि रास्ते में उसे बहुत गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो लेखिका जो थी वह बर्फ़ देखने के लिए बड़ी ही उत्साहित थी। तो लेखिका ने उससे पूछा जितेन नार्गे से कि क्या बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसने बोला शायद मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो सफ़ेद कुछ पताकाएँ जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे हुए थे लेखिका को दिखाई दिए। तो जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और जब भी यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 सफ़ेद पताकाएँ शहर से बाहर लगाई जाती हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर, और इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता। समय के साथ साथ आंधी वर्षा तूफान से वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं और ऐसे ही कोई जब नया काम या शुभ कार्य शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। तो लेखिका को बड़ा अच्छा लगा। लेखिका ने जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर भी देखी और उसने देखा कि वहाँ रास्ते में लगभग हर दुकान पर दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है। धीरे धीरे वो आगे पहुँचे। जब आगे पहुँचे तो एक अगली जगह जो एक दर्शनीय स्थल था, जो एक व्यू पॉइंट था, कवि लोंग स्टॉक पहुँचने पर जितेन ने बताया कि यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुरानी जो पिक्चर है गाइड, जो ब्लैक एंड वाइट मूवी है, उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। देवानंद की पिक्चर है ये। और यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेपचा और भुटिया जो दो जातियाँ हैं सिक्किम की, इन जातियों में काफ़ी लंबे समय से झगड़ा चला आ रहा था। तो उन स्थानीय जातियों के बीच जो लंबे चले संघर्ष के बाद जो पहला ही बार उनका पैचअप हुआ, जो शांति वार्ता हुई, वहाँ पर एक स्मारक लगा हुआ है, एक पत्थर लगा हुआ है। तो वो स्मारक उसकी याद दिलाता है। तो जो जितेन नार्गे था उसने उस जगह की विशेषता बताई कि जगह क्यों प्रसिद्ध है, लोग इसे क्यों देखने के लिए आते हैं। आगे चलने पर लेखिका को एक कुटिया दिखाई दी और जितेन नार्गे ने बताया कि कुटिया के अंदर एक घूमता हुआ चक्र था। तो लेखिका के पूछने पर उसने बताया कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका उस समय सोचने लगी, भारत का कोई भी कोना हो, चाहे वह मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, कैसा भी इलाका हो, इतनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, इतनी प्रगति हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भारत देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों का विश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था या किसी भी वस्तु के प्रति अंधविश्वास, पाप पुण्य के प्रति जो भी उनकी अवधारणाएं हैं, वो सब एक समान हैं, किसी भी इलाके में चले जाओ।
तो गाड़ी धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगी। चलते चलते रास्ते में लेखिका को स्वेटर बुनती कुछ युवतियां और कुछ भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते हुए बोने बहादुर दृश्य भी ओझल होने लगे। हिमालय का अब विराट रूप उसके सामने आ रहा था, तो रास्ते भी थोड़े तंग होते जा रहे थे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। घाटियाँ और गहरी और वादियाँ चौड़ी होने लगी, तो बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कुराने लगे। तो सभी जितने भी टूरिस्ट थे, सैलानी थे, वो मस्ती में गाना गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो इस सारे सुंदर दृश्य को अपने अंदर संजोने के लिए लेखिका ऐसे लग रही थी कि जैसे वो आसमान को छू लेना चाहती थी। कभी उससे रास्ते में दूध की धार की तरह झरझर गिरते झरने दिखाई देते, कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती हुई तिस्ता नदी दिखाई देती जो पूरे अपने वेग से बह रही थी। यहाँ तिस्ता नदी का जो एक सौंदर्य था पराकाष्ठा पर था। तो एक जगह जीप आगे रुकी, जितेन नार्गे ने जीप रोकी। बहुत सुंदर सा एक फेन उगलता झरना उसे सामने दिखाई दे रहा था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। वह एक ऐसा दर्शनीय स्थल था, मतलब एक ऐसा व्यू पॉइंट था, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल जिसे कहते हैं। तो नीचे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका उस सुंदर दृश्य को देखने लगी और उसे ऐसे लगा कि जैसे उसकी आत्मा से बहुत ही एक मधुर और आनंदमय संगीत गूंजने लगा है। वो संगीत को सुनने लगी। तो जो झरना था उसे जीवन की आनंद का प्रतीक लगा। उसके अंदर से जितनी भी तामसिकताएं, जितनी बुराइयां थी, वह सब धुल गई। उसे ऐसा लगा कि धीरे धीरे वह शून्य में खोने लगी है और धीरे धीरे चारों तरफ एक आनंद का वातावरण बनता चला जा रहा है। तो लेखिका का मन उस सुंदर दृश्य को देखकर वहाँ से हिलने को बिल्कुल भी नहीं था। जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य मिलेंगे। तो धीरे धीरे हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था। कहीं हरियाली, तो कहीं हल्का पीलापन, कहीं रास्ता पथरीला, कहीं बिखरी हुई चटकी हुई धूप, कहीं बादलों की चादर। तो माया और छाया के प्रकृति के सुंदर खेल को देखती हुई लेखिका आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे धुंधली चादर हटी तो सामने 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच ऐसे लगा था जैसे लेखिका को जन्नत, स्वर्ग दिखाई दे रहा था। पर्वत, फूल, घाटियाँ, झरने, वादियाँ, इतने दुर्लभ नज़ारे, इतने सुंदर नज़ारे लेखिका को देखने के मिल रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी आत्मा उनके साथ जुड़ती चली जा रही है, उसकी आत्मा की खिड़कियाँ खुल रही है। उसे लगा कि वह बहुत ही ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुँच गई है, एक बड़े ही एक ऐसे आनंदमय वातावरण में पहुँच गई है जहाँ से निकलना उसे बड़ा ही कठिन लग रहा था। उसके होठों पर बार बार वही प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी के आ रही थी। मंत्रमुग्ध सी वह थोड़ी थोड़ी दूर आगे अकेले निकल गई तो अचानक ही उसकी दृष्टि कुछ पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। तो उनकी काया बहुत ही कोमल थी, लेकिन उनके सुंदर सुंदर हाथों में कुदाल और बड़े बड़े हथौड़े थे। और कईयों ने तो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी टोकरी, जिसे डोको कहा जाता है, वो बांधी हुई थी, जिसके अंदर उनके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे। तो पूरी ताकत से वो कुदाल और हथौड़े को ज़मीन पर मार रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। तो इतने अलौकिक सौंदर्य के साथ जब लेखिका ने उस दयनीय स्थिति को देखा कि ये भूख और गरीबी से लड़ रही हैं, अपनी आजीविका कमाने का साधन ढूंढ रही हैं, तो लेखिका को एकदम से सारा दृश्य झकझोर गया। उसे लगा इतना स्वर्गिक सौंदर्य है और इस सौंदर्य के बीच मौत और भूख में जिंदा रहने की इनकी जंग जारी है। तो ऐसे लगा कि जैसे कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और अचानक ही उसके नूपुर, उसके घुंघरू टूट गए और वह अचानक ही क्या हुआ, वह अपने नृत्य से बाहर आ गई, वह समाधि से, वह भाव से बाहर आ गई। तो वहाँ पर एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से जब उसने पूछा कि ये पहाड़ियाँ क्या कर रही हैं, तो उसने बोला कि सड़क को चौड़ा करने के लिए काम कर रही हैं, ये बड़ा खतरनाक कार्य है। तो लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आ गया जिस पर लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दी रोड्स। आप ताजुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मतलब बहुत ही कठिन काम वहाँ पहाड़ों पर लोगों को करना पड़ता है और इतना कठिन उनका जीवन है कि आम इंसान के लिए बहुत ही सोचना है मुश्किल है। तो लेखिका ने उस दृश्य को देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि जब लेखिका एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में घूमने के लिए गई थी तो लेखिका को वो जंगल याद आ गए जहाँ आदिवासी युवतियाँ पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर जंगल जंगल डोलती हुई पत्तों को तलाश करती हैं। तो लेखिका उस दृश्य को देखकर एकदम से उदास और दुखी हो जाती है। तो जितेन नार्गे कहता है, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप यहाँ पर पहाड़ों को और सुंदर दृश्यों को देखने के लिए आई हैं, जिसके लिए आपने पैसा खर्चा है, आप अपना वो काम पूरा करें। तो लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता भी कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक देती हैं, अर्थात तो कितनी मेहनत करते हैं
जो मजदूर वर्ग हैं इतनी मेहनत करके भी उनको उतना जो पारिश्रमिक होता है, उनका मेहनताना होता है, उतना नहीं मिलता। तभी वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर अचानक खिलखिला उठी, पूरी वादी उनकी खिलखिलाहट से गूंज उठी और लेखिका एकदम से वापस अपने होश में आ गई। जीप फिर धीरे धीरे ऊंचाइयां चढ़ने लगी। तो आगे लेखिका को थोड़ा सा आगे जाते हुए ढेर सारे पहाड़ी बच्चे नजर आए जो स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। तो जितेन ने बताया कि यहाँ कोई भी स्कूल बस की व्यवस्था नहीं है और नीचे तराई में केवल एक ही स्कूल है और दूर दूर तक ये बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। पढ़ते ही नहीं, शाम के समय वे अपनी माओं के साथ मवेशी पशु भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। आगे रास्ता और गहरा होता संकरा होता जा रहा था। बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई थी। ऐसा लग रहा था कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा और गड़बड़ हो गई। जगह जगह चेतावनी लगी हुई थी, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अक्सर ऐसी चेतावनियाँ पहाड़ी इलाकों पर लगी होती हैं। तो सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सूरज की ढलती हुई रोशनी चाय के बागानों पर पड़ रही थी। कई सुंदर युवतियाँ बोकू क्या है, सिक्किमी परिधान है, ट्रेडिशनल वहाँ का वो परिधान है, अब पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रम से दमकता उनका गुलाबी चेहरा देखकर ही मन मोहित हो रहा था। तो एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिक आभा में उसका सौंदर्य बिखर रहा था। तो मंत्रमुग्ध लेखिका खुशी से अचानक उसके सौंदर्य को और सूर्य के सौंदर्य को देखकर चीख पड़ी। रात को उनको रुकना था और जो उनका पड़ाव था, उनको विश्राम स्थल था, वह लायुंग में था। तो ये एक छोटी सी शांत बस्ती थी जहाँ तिस्ता नदी के किनारे वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। तो सामने ऊंचाई से गिरता हुआ झरना तिस्ता नदी में मिल रहा था। पक्षी शाम के समय अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी और लेखिका के मन में भी वही शांति बिल्कुल समाई हुई थी। तो लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई और अपने भीतर अंदर एक स्वर्गिक आनंद को महसूस करने लगी। उसे लगा कि प्रकृति का ये सौंदर्य इतना अखंड है, इतना संपूर्ण है और इस अखंड संपूर्णता में ही सुख और शांति है। उसको लगा कि हम लोगों ने प्रकृति से छेड़छाड़ करके उसके सौंदर्य को ख़राब कर दिया है। जो हम पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं और जो रहने के लिए हम अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, तो हमने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। तो पत्थरों से होकर वह नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी को अपने अंजुली, जैसे हम जल देने के लिए हाथों में पानी भरते हैं तो या कोई अपना संकल्प लेने के लिए हाथों में अंजलि में अपनी पानी भरते हैं, तो ऐसे ही उसने संकल्प किया कि मैं क्या संकल्प करूं। तो लेखिका के मन में केवल एक ही बात थी। उसने अपने अंजलि में हाथों में पानी भरकर केवल एक ही प्रार्थना की कि व्यक्ति के मन की तामसिकताएं, जितनी भी बुराइयां हैं, लोगों के मन से वह निकल जाएं। तो रात में जितेन ने अपना वहाँ खाने पीने का और नाच गाने का प्रोग्राम था, तो सभी सैलानी मस्ती के साथ अपना बोन फायर जैसा उनका कार्यक्रम उन्होंने कर रखा था। सब आ गए। तो लेखिका के साथ जो उसकी फ्रेंड थी 50 वर्षीय मणि, उसने तो इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया कि 16 साल की लड़कियां भी उसके आगे शर्मा जाएं। तो लेखिका सोच रही थी किसी के अंदर इतना आनंद कहाँ से आ जाता है। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर आशा के विरुद्ध लेखिका को लायुंग जाकर भी बर्फ देखने को नहीं मिली। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि 500 फीट ऊपर कटाव पर अगर आप जाओगे तो वहाँ बर्फ मिल जाएगी। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो अभी भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाव का रास्ता इतना खतरनाक था, धुंध और बारिश थी, जीप जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। तो इतना खतरा था, उस खतरे के एहसास से सभी मौन होकर, सभी चुप होकर जीप में बैठे थे। केवल जो यात्री थे उनके सैलानियों की सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। आधे घंटे के बाद जब धुंध छटी तो सन्नाटा भी एकदम से टूट गया। तो नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, जो कटाव है वह हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मणि ने कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। कटाव के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नजर आने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सब और बर्फ गिरी मिली तो सबके मन प्रसन्न हो उठे। जितेन तो प्रसन्नता के मारे झूमकर गाने लगा, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। जो जितेन नार्गे था, एक्चुअल में वो वहीं का रहने वाला था, तो उसे वहाँ के एरिया के बारे में सब कुछ पता था, तो इसलिए वो प्रॉपर उनको गाइड कर रहा था। तो लेखिका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी, वो उस बर्फ़ में धंस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास जो गम शूज़ थे, लंबे जूते नहीं थे और ना ही आसपास कोई दुकान थी जहाँ से वे किराए पर लिए जा सके। तो लेखिका फ़ोटो खिंचवाने की अपेक्षा उस सुंदर दृश्य को अपने अंदर कैद कर लेना चाहती थी। कटाव में किसी भी दुकान का ना होना वहाँ के लिए एक वरदान था,
क्योंकि दुकान ना होने के कारण वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं कर सकता था और ना ही वहाँ पर कोई कचरा फैला सकता था, तो वो साफ़ सुथरा इलाका था। तो इसलिए क्योंकि अक्सर लोग पहाड़ों पर जाकर कचरा वगैरह फैला देते हैं और उससे पहाड़ी जो सौंदर्य है वो ख़राब होता चला जाता है। तो लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मतलब इतने सुंदर दृश्य को देखकर कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेदों की रचना की है वास्तव में इतने पीसफुल एरिया में, इतने पीसफुल इलाके में बैठकर की है, तो तभी उन्होंने इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित किया है। तो ये जो हमारे हिम शिखर है, हमारे जल स्तंभ है। प्रकृति बड़ी ही एक नायाब, एक अनमोल तरीके से सारा इंतजाम करती है कि वे सर्दियों में बर्फ़ को सहेज लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और गर्मियों में सूर्य की गर्मी से जलधारा बनकर वो लोगों की प्यास बुझाती है। तो लेखिका का मन अपने आप ही उस सारी चीज़ों के प्रति नतमस्तक हो गया। वह थैंकफुल हो गई अंदर ही अंदर कि जाने कितना ऋण है इन नदियों का हम पर। लगा कि संसार स्वप्न सा सुंदर है, लेकिन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का ध्यान आते ही उसके मन में फिर एक उदासी छा गई। थोड़ा और आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ फौजी छावनियाँ दिखाई दी। तो चीन की सीमा थोड़ी दूरी पर है। तो लेखक ने एक फौजी से पूछा, भाई इतनी कड़कड़ाती ठंड में आपको तकलीफ तो बहुत होती होगी। तो फौजी ने उदास सी हंसी हंसकर कहा कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। तो वहीं एक बोर्ड पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका का मन पिघलने लगा। जनवरी में जहाँ जो पौष मास होता है, सब जगह पेट्रोल को छोड़कर वहाँ पर हर चीज़ जमने लग जाती है। इतनी ठंड वहाँ पर होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है। तो ये जवान तब भी वहाँ पर हमारी देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो लेखिका मन ही मन उनके लिए बहुत ही थैंकफुल हुई, उसने धन्यवाद किया उनका। तो ये यात्रा लेखिका के लिए एक खोज यात्रा थी। तो जितेन ने वहाँ पर जो माओवादी संघर्ष है उसके बारे में भी लेखिका को बताया कि यहाँ पर कभी हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाए जाते थे, लेकिन जैसे ही उसका कोई साथी मरता वे पीठ पर बंधी बड़ी टोकरी डोकों में उसका शव डाल लेते। मजाल है कि सरकार के हाथ एक भी डेड बॉडी लगी हो। तो जो भी वहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ थी, जितेन नार्गे ने सबके बारे में उनको बताया। यूमथांग में की घाटी में ढेरों फूल खिले थे। जितेन ने बताया कि कुछ ही दिनों में ये जो घाटी है फूलों से इतनी भर जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने फूलों की सेज यहाँ बिछा दी हो। तो यूमथांग में चिप्स बेचती एक युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो लेखिका को सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर बड़ा खुश हैं और काश हमारा कश्मीर भी ऐसा हो जाता। तो जितेन तरह तरह की जानकारियाँ दे रहा था। उसने बताया कि यहाँ पर पहाड़ी कुत्ते होते हैं जो सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो एक जगह उसने बताया कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक देव जी के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं कि कभी गुरु नानक देव जी की थाली से छिटक कर थोड़े चावल यहाँ पर गिरे थे और इसलिए यहाँ पर चावल की खेती होती है। खेदुम की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि ये जो जगह है यह देवी देवताओं का निवास स्थान है। जो भी यहाँ पर गंदगी फैलाएगा, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि वह मर जाएगा। तो वहाँ के लोग उस धरती को देवी देवताओं का वास मानते हैं और बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पहाड़, नदियाँ, जो भी यहाँ पर झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इन्हें कभी गंदा नहीं करते। उसने ये भी बताया कि यूमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जो कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को की छावनी रखने से क्या लाभ, तो घाटियों में से रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। उसके बाद से ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तो लेखिका ने सारा सुंदर दृश्य देखा, सारी चीज़ें देखी, जितने भी दर्शनीय स्थल थे उनको देखा। तो लेखिका मन ही मन कह रही थी वापस आकर कि हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की खोज करने की प्रवृत्ति तो कभी समाप्त नहीं होगी, ये अभी जारी रहेगी। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। और यही सोचते हुए लेखिका वापस आ गई। तो इस तरह से बड़ा ही चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन बड़ा ही सुंदर है। पूरे चैप्टर को पढ़कर ऐसे लगता है कि जैसे हमने वहाँ की यात्रा कर ली हो। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप एक बार इसे पढ़ेंगे और एक दो बार इसको यूट्यूब लिंक को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।